हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि हम प्रिज्म से रिलेटेड बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ के अंदर जो कि CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए, प्रिज्म के बारे में बेटा पिछली क्लास में मैंने एक ब्रीफ सा रिवीजन किया था जिसमें प्रिज्म से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले वगैरह मैंने डिस्कस किए थे। और उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास से पहले बेटा आपने वो सारे लेक्चर्स को रिवाइज़ कर रखा होगा और तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे। अगर आप बेटा रिवाइज़ करेंगे और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अच्छे तरीके से स्कोरिंग कर सकते हैं इस CUET के एग्ज़ामिनेशन के अंदर। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? A ray of light is incident normally on one of the face of the prism of apex angle 30 degree and a refractive index बेटा √2। देखो बेटा एक छोटा सा डायग्राम ही बना लेते हैं, है ना। और देखो बेटा कंडीशन क्या है कि एक प्रिज्म है और जिसका एपेक्स एंगल मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 30 डिग्री है। तो ये हमने एक प्रिज्म बना लिया, ठीक, जिसका ये एंगल ऑफ प्रिज्म है जो कि गिवन है बेटा 30 डिग्री गिवन है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस। अब देखो बेटा ये नॉर्मली गिर रही है, यानी कि अगर हम इस पर्टिकुलर केस में देखें तो ये हमारे पास नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। तो अगर नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो बेटा I1 जो हो गया, जो कि नॉर्मल के साथ एंगल हो जाएगा, वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे I1 अगर 0 है तो R1 भी क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो सिचुएशन ये हो गई कि जब रे नॉर्मली गिरेगी तो वो नॉर्मली ही अंदर एंटर भी करेगी। तो I1 0 तो R1 भी 0 हो जाएगा। तो ये एंगल जो हो गया बेटा वो आपका 60 डिग्री हो गया। और दूसरे फेस पे अगर हम नॉर्मल बनाएं, ये देखो बेटा इस फेस का नॉर्मल अगर हम बना रहे हैं, ये नॉर्मल हो गया, ये 60 डिग्री है। तो बेटा ये एंगल जो रे नॉर्मल के साथ बनाएगी वो 30 डिग्री होगी, यानी कि R2 की वैल्यू 30 डिग्री हो गई। और वैसे भी अगर आप देखें तो R1 + R2 A के बराबर होता है। चूंकि A गिवन है बेटा 30, है ना, तो और R1 आपका क्या है 0 है। तो उस कंडीशन में R2 की वैल्यू अपने आप 30 आ जाएगी। अगर R2 की वैल्यू 30 आ जाएगी तो रे ऑफ लाइट जब बाहर आएगी तो वो बेटा कुछ इस तरह से बेंड करके आ जाएगी, है ना। अगर ये एंगल लेटेस्ट से I2 हम निकाल लें, है ना, तो बेटा एंगल ऑफ डेविएशन हमारे लिए निकालना बेहद ईजी हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा म्यू, यानी कि ये बराबर हो जाएगा साइन I2 अपॉन साइन ऑफ R2। तो इससे हमारे पास साइन I2 बराबर आ जाएगा म्यू टाइम्स साइन R2। म्यू गिवन है बेटा √2 और R2 गिवन है बेटा यहाँ पे मैंने निकाला 30 डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा √2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी कि 1/√2। तो बेटा साइन I2 अगर 1/√2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि I2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 45 डिग्री। यहाँ तक तो मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा कि I2 मैंने कैसे निकाला। अब सीधे सीधे वो वाली रिलेशनशिप निकाल लेंगे, I1 + I2 बराबर डेल्टा प्लस A। आपको याद है मैंने ये रिलेशनशिप बताई थी, बेहद इंपॉर्टेंट है ना। तो I1 को 0 कर दिया, I2 को 45 कर दिया, डेल्टा निकालना है, A है 30, तो बेटा डेल्टा आ जाएगा 15 डिग्री। आंसर आ जाएगा। लाल डब्बे में डालने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये मेरा आंसर 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका बेटा 15 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कहता है। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कहता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म ऑफ 60 डिग्री एंगल इज √2। बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है बेटा 60 डिग्री, है ना, और म्यू की वैल्यू गिवन है बेटा √2। एट व्हाट एंगल द रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट, यानी कि I1 निकालना है
सच दैट मिनिमम डिविएशन टेक्स प्लेस। बेटा कंडीशन मिनिमम डिविएशन की हो गई। तो जब कभी भी ये शब्द आता है बेटा मिनिमम डिविएशन, है ना बेटा, तो एक चीज का ध्यान रखिए कि फॉर मिनिमम डिविएशन, है ना, I1 और I2 बराबर होते हैं, और दूसरी चीज R1 और R2 भी बराबर हो जाते हैं, तभी वो मिनिमम डिविएशन आएगा बेटा, है ना। तो अब हमारे पास अगर R1 और R2 बराबर हो गए तो R बराबर किसके हो जाएगा, A/2 के, है ना, क्योंकि A बराबर R1 प्लस R2 है, चूंकि दोनों बराबर हैं उसको हम R मान लेंगे। A गिवन है बेटा 60/2, यानी कि R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। बस अब स्नेल्स लॉ लगा देंगे तो म्यू इज इक्वल टू साइन I1 की जगह I ही कर दें, क्योंकि I1 और I2 तो बराबर है ना, तो साइन I अपॉन साइन R। तो म्यू हो गया हमारे पास √2, और साइन I निकालना है तो साइन I बराबर हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ साइन R। म्यू हो गया √2, R की वैल्यू हो गई 30, तो ये हो जाएगा √2 इंटू 1/2। ओ हो 1/√2 हो गया। साइन I की वैल्यू तो I हो जाएगा 45 डिग्री, आंसर आ जाएगा। आहा हा हा हा, ये मेरा आंसर यहाँ चमक रहा है, लाल डब्बे में डाल दिया, मजा आ गया। ठीक, चलिए ये ऐसे करके हम क्वेश्चन का करेंगे। बेहद इजी है बेटा, वही फॉर्मूले जो मैंने बेटा डिस्कस किए हैं, बस उन्हीं को मैंने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। A ray of light is incident at an angle of 60 degree on one face of the prism which has an apex angle of 30 degree। देखो बेटा I1 की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री गिवन है, और एपेक्स एंगल यानी कि A की वैल्यू गिवन है कितना बेटा, 30 डिग्री। A ray of light emerging out of prism makes an angle of 30 degree with the incident ray। ये देखिए बेटा, ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ डिविएशन है, क्योंकि इमर्जेंट रे जो इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाता है वही एंगल ऑफ डिविएशन हो गया ना, क्योंकि इंसिडेंट रे कितने एंगल से बेंड कर गई, अब वही हमारे पास एंगल ऑफ डिविएशन हो जाता है। तो ये जो गिवन है ये एंगल ऑफ डिविएशन हमारे पास डेल्टा गिवन है, जो कि कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म निकालना है, यानी कि म्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये लगाएंगे बेटा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। एक जनरल कंडीशन लगा देंगे कि सम ऑफ द इंसिडेंट एंगल एंड इमर्जेंट एंगल इज इक्वल टू डिविएशन एंगल प्लस ए, है ना। ये बेसिक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को सिखाया था। तो बेटा यहाँ से I1 आ गया 60, I2 हमें पता नहीं है, डेल्टा लेटर से 30 है, ए भी 30 है। ओके, तो देखो बेटा I2 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अगर I2 की वैल्यू 0 हो गई तो नेसेसरली R2, R2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है कि नहीं। I2 अगर 0 यानी कि इमर्जेंट रे अगर सरफेस के साथ नॉर्मल बन रही है तो इसका मतलब R2 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और आपको पता है कि A बराबर किसके होता है बेटा, R1 प्लस R2 के, तो इसका मतलब R1 बराबर A के हो जाएगा, और A गिवन है बेटा 30 डिग्री। ये हमारे पास आंसर R1 आ जाएगा। ठीक है, अब I1 पता है, R1 पता है, बस अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ R1 कर देंगे, है ना बेटा। तो म्यू ही तो निकालना है। अब साइन I1 हमारे पास 60 डिग्री गिवन है, ये हमने पुट कर दिया। R1 मैंने निकाला 30 डिग्री, ये मैंने पुट कर दिया। ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/2, इको खट्टम कुट्टा। तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी √3। ओहो, लाल डब्बे में डालने का मज़ा ही कुछ और होता है। गड़बड़ा गया लाल डब्बा, ये मेरा लाल डब्बा। आहा,
ठीक, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं बेटा, बेसिक कंसेप्ट वही जो फॉर्मूले है बस उन्हीं को थोड़ा बहुत घुमा के क्वेश्चंस बस दिए गए हैं, है ना, और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर द मीडियम ऑफ द प्रिज्म इज सी एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू ए देन देयर विल बी नो इमर्जेंट रे। बेटा कब इमर्जेंट रे नहीं होगी? देखो बेटा इमर्जेंट रे कब नहीं होगी, यानी कि जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब R2 की वैल्यू बेटा किसके बराबर हो, दैट इज इक्वल टू, और अगर हम इस छोटे से प्रिज्म को देखें बेटा, ये हमारे पास कंडीशन हो गई है ना, और लेट अस से ये बेटा देखो नॉर्मल हो गया इस वाले सरफेस के, और लेट अस से ये हमारे पास रे आ गई, ये यहाँ पे इंसिडेंट हो गई, है ना। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो रे है जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है वो R2 हो गया। तो बेटा ये रे बाहर कब नहीं आएगी, यानी कि जब R2 की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा ना, इक्वल टू क्रिटिकल एंगल होगा तो बेटा ग्रेजिंग इमर्जेंस हो जाएगा। लेकिन अगर R2 की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो बेटा ये रे बाहर ना आके बल्कि क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यानी कि सीधे सीधे अगर हम देखें तो R1 प्लस R2 शुड बी ग्रेटर देन 2C होना चाहिए, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म शुड बी ग्रेटर देन 2C होना चाहिए। इक्वल टू की कंडीशन में तो क्या होगा बेटा, ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा ना, लेस देन की कंडीशन सेटिस्फाई करेगी नहीं, तो A शुड बी ग्रेटर देन 2C, ये करेक्ट आंसर होगा इसका ये वाले क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई ऑन द सरफेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ अ स्मॉल एंगल ए एंड इमर्जेज नॉर्मली फ्रॉम द ऑपोजिट सरफेस। If the refractive index of the material of the prism is mu, the angle of incident I is nearly equal to। देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो देखने वाली है वो ये है, क्या है, ये स्मॉल एंगल वाली चीज़ है ना बेटा। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन खुद ही कह रहा है बेटा प्रिज्म का जो एंगल है वो स्मॉल एंगल है। तो हमने आपको बताया था कि फॉर स्मॉल एंगल क्या कंडीशन होती है बेटा, स्मॉल एंगल के लिए I1 और R1 छोटे होंगे तो I1 बराबर म्यू R1 के होगा, और इसी प्रकार से I2 बराबर म्यू R2 के होगा, है ना। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो I1 प्लस I2 बराबर किसके हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर, यानी कि R1 प्लस R2 एक्चुअल में A के बराबर हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से I2 की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि रे इमर्जेज नॉर्मली फ्रॉम द ऑपोजिट फेस हो गया, तो उस कंडीशन में I2 की वैल्यू 0 हो गई, तो I1 बराबर किसके हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ A, ये उसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है द क्रिटिकल एंगल बिटवीन एन इक्विलैटरल प्रिज्म एंड एयर इज 45 डिग्री। ठीक है, इफ द इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस देन क्या होगा, ये देखेंगे। देखो बेटा इसको एक छोटा सा डायग्रामेटिकली इसको समझ लेते हैं। सपोज कर लो ये हमारे पास एक प्रिज्म हो गया है ना, और ये हमने यहाँ पे इंसिडेंट रे बना ली। तो अब कंडीशन ये कह रहा है कि क्रिटिकल एंगल बिटवीन इक्विलैटरल प्रिज्म एंड एयर इज 60 डिग्री। बेटा इक्विलैटरल है तो इसका मतलब हर एक एंगल 60 डिग्री हो गया, है ना, और ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया, ये भी एंगल 60 डिग्री हो गया। ठीक, और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 45 डिग्री गिवन है। इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये मान लीजिए अगर इंसिडेंट रे है ये परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अगर यहाँ पे लेटेस्ट से इंसिडेंट हो रही है
ठीक, तो अब देखिए ये कंडीशन क्या हो गई, ये देखिए ये हमारे पास सिचुएशन ये हुई, ये एंगल तो बेटा 90 डिग्री हो जाएगा, ये 60 है, ये 90 है, तो ये नेसेसरली कितना हो जाएगा बेटा 30 डिग्री। अब नॉर्मल के साथ ये रेप जो बना रही है, यानी कि इस वाले फेस के नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल हो गया, इसके साथ ये जो एंगल बना बेटा ये 60 डिग्री बना, जो कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। और अगर ये 60 डिग्री एंगल हो गया तो बेटा ये रे क्या करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और बाहर ना निकल के ये बिल्कुल इसी प्रकार से ऐसे बाहर चली जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो बेटा ये भी एंगल 60 डिग्री ही होगा। ठीक, और अगर आप यहाँ से देखें तो ये हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो गया, यानी कि ये रे जो यहाँ से निकलने वाली है वो इस वाले सरफेस पे 90 डिग्री नॉर्मली गिर रही है तो नॉर्मली बाहर आ जाएगी। ये रे डायग्राम बनेगा बेटा इस पर्टिकुलर गिवन इंफॉर्मेशन जो भी गिवन है उससे हमने ये रे डायग्राम एक्चुअल में बनाया। तो अब देखिए जो आंसर मैच होगा वो क्या होगा, इट इज टोटली रिफ्लेक्टेड ऑन द सेकेंड सरफेस। ये तो फर्स्ट सरफेस हो गया, ये सेकेंड सरफेस हो गया। ठीक, इट इज टोटली रिफ्लेक्टेड ऑन द सेकेंड सरफेस एंड इमर्जेस परपेंडिकुलरली फ्रॉम द थर्ड सरफेस। ये थर्ड सरफेस हो गया, इससे परपेंडिकुलरली निकल रही है और कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है। तो ये मेरा आंसर करेक्ट आंसर होगा। अब बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे, और ये क्वेश्चन जो है वो प्योरली बेटा तभी आप कर सकते हैं जब आप एक रे डायग्राम ब्रीफ सा बना के थोड़ा सा सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। व्हेन लाइट रे आर इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। देखो बेटा इसमें क्या है, पहले तो ये चीज़ गिवन है कि हमारे पास I1 गिवन है बेटा 45 डिग्री और बेटा मिनिमम डिविएशन की कंडीशन है तो I1 और I2 दोनों बराबर हो गए, लेट अस से I के बराबर हो गए। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो म्यू बराबर साइन I अपॉन साइन R हो जाएगा। अब म्यू की वैल्यू को √2 रख देंगे और I की जगह 45 डिग्री रख देंगे अपॉन साइन ऑफ R। ठीक है, तो इससे हमारे पास साइन R आ जाएगा जो कि साइन 45 1 अपॉन √2 यानी कि ये 1/2 आ जाएगा। तो R बराबर 30 डिग्री हो गया और 2R बराबर A के होता है, यानी कि A की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो A एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, टेक्निकलिटी बस थोड़ा सा बस मिनिमम डिविएशन वाली कंडीशन को याद रखना है और कुछ खास नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट एट वन सरफेस ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म। ओके बेटा, इक्विलैटरल प्रिज्म है तो ये बना भी लेते हैं, कोई बात नहीं, छोटा सा डायग्राम हमेशा एक बना भी लोगे तो क्या दिक्कत है। ठीक है, और रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है 55 डिग्री गिवन है। तो बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री हो गया क्योंकि इक्विलैटरल प्रिज्म है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है बेटा 55 डिग्री, एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस यानी कि I2 की वैल्यू 46 डिग्री गिवन है। एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन निकालना है। ओके, तो ये बेटा हमारे पास मिनिमम डिविएशन क्या होगा, तो पहले तो डिविएशन एंगल निकाल लेंगे। तो बेटा डेल्टा प्लस ए बराबर किसके होता है, I1 प्लस I2, है ना, सीधी सी बात है। तो डिविएशन एंगल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस ए। तो I1 हो गया बेटा 55 डिग्री, I2 हो गया 46 डिग्री माइनस ए यानी कि 60 डिग्री। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये तो 41 डिग्री हो जाएगा बेटा, है ना। तो डेल्टा की वैल्यू 41 डिग्री होगी, यानी कि डिविएशन जो आया
ये मिनिमम नहीं है, क्योंकि मिनिमम इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए I1 और I2 बराबर नहीं है, तो ये सिर्फ डिविएशन है, यानी कि इस पर्टिकुलर कंडीशन को लेते हुए डिविएशन तो ये आ गया। तो मिनिमम डिविएशन तो इससे कम ही होगा ना, सीधी सी बात है, क्योंकि वो मिनिमम है। तो मिनिमम डिविएशन विल बी लेस देन 41 डिग्री, ये आंसर होगा। बेटा बात समझ में आ गई, क्योंकि हमने सिर्फ डिविएशन निकाला है, क्योंकि बेटा I1 और I2 गिवन है बेटा, बराबर नहीं है, तो मिनिमम डिविएशन की कंडीशन अभी नहीं है, इसलिए ये कंडीशन में डिविएशन एंगल निकाल लिया। तो अभी तो मिनिमम पहुंचा नहीं है, तो मिनिमम तो इससे कम ही होगा, इसीलिए मिनिमम डिविएशन को वैल्यू जो होगी वो लेस देन 41 डिग्री होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये डिस्पर्शन से है। द डिविएशन इज मैक्सिमम फॉर विच कलर? बेटा वायलेट के लिए डिविएशन मैक्सिमम होता है और रेड के लिए क्या होता है? मिनिमम होता है ना। ये डिस्पर्शन का फिनोमेना हमने देखा था, डेल्टा V इज ग्रेटर देन डेल्टा R। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट एंड रेड लाइट आर 1.54 एंड 1.52 रिस्पेक्टिवली इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 10 डिग्री। देखो बेटा स्मॉल एंगल है, एंगुलर डिस्पर्शन थीटा, तो एंगुलर डिस्पर्शन यानी कि डेल्टा V माइनस डेल्टा R होता है ना। डेल्टा डिविएशन फॉर वायलेट माइनस डिविएशन फॉर रेड, इसी को मैंने डिफाइन किया था एज एंगुलर डिस्पर्शन। अब डेल्टा V बराबर किसके होगा बेटा? म्यू V माइनस 1 इंटू ए, और इसी तरीके से डेल्टा R बराबर हो जाएगा म्यू R माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, तो अगर हम थीटा निकालें जो कि डेल्टा V माइनस डेल्टा R है, तो ये बराबर जब हम निकालेंगे तो बेटा म्यू V माइनस म्यू R इंटू ए आ जाएगा, है ना बेटा। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, तो एक्सपैंड करके अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा म्यू V ए माइनस ए, म्यू R ए माइनस ए, तो बेटा माइनस ए जब हम करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू V माइनस म्यू R इंटू ए आ जाएगा। तो म्यू V गिवन है 1.54, ये गिवन है 1.52, और एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है बेटा 10 डिग्री। आहा, ये आ जाएगा 0.02 ओके इंटू 10 डिग्री, यानी कि 0.2 आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया 0.2, ये मैंने लाल डब्बे में डाल दिया। ठीक है, बस ये हमारे पास एंगुलर डिस्पर्शन का जो फॉर्मूला है बेटा वो याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इम्पॉर्टेंट मुझे लगे प्रिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रिज्म से रिलेटेड सारी अंडरस्टैंडिंग कर ली होगी और अच्छे से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और क्वेश्चन के साथ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ उसको देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।